नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, भारतीय भूगोल, और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में। जी हाँ, भारत के बारे में हम लोगों ने परिचय प्राप्त किया था और थोड़ा बहुत मैंने आपको भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में भी बताया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत को जो है जनरली 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहला आपका उत्तर का ये हिमालय का प्रदेश हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के और यहाँ तक आपका अरुणाचल प्रदेश तक, और थोड़ा बहुत जो है ये पूर्वांचल में भी फैला हुआ है। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जिनको कहा जाता है। तो ये जो पार्ट हुआ आपका, ये आपका आता है पर्वतीय भागों के अंतर्गत, हिमालय के पर्वतीय भाग जिसको कहा जाता है। उसके बाद आपका यहाँ से ये बट जाता है और ये जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है दक्कन का पठारी प्रदेश कहा जाता है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, दक्कन का पठारी प्रदेश इसको कहा जाता है। और ये बीच में जो है आपका ये वाला भाग, ये आपका मैदानी भाग है, इसको उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। और इसी में आपका इसी का एक्सटेंशन जो है वो नीचे आ जाता है, तो ये आपका हो जाता है तटीय मैदान। ये आपका हो जाता है पूर्वी तटीय मैदान और इधर हो जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो जनरली ये 3 भागों में इसको बांटा जाता है। और इसके अलावा एक और भाग मान लिया जाता है जो कि द्वीप समूह के रूप में, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर आपका अरब सागर में जो है लक्षद्वीप वगैरह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत का भौगोलिक विभाजन हम लोगों ने देखा था। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि हमें पहला पार्ट जो पढ़ना है उत्तर का पर्वतीय भाग जो पढ़ना है, तो उसमें हिमालय के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए हम लोग चलेंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और यदि पसंद आता है तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ने का बहुत सारे लोगों के पास जरिया नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको पढ़ाई का एक माध्यम मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए तो मेरी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, और जिन लोगों को नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए उन लोगों की भी मदद हो जाएगी। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, फ्री वीडियोज बना रहा हूं आप लोगों के लिए, तो इतना तो कर ही सकते हैं। और नोट्स भी जो है आपका, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है वैसे ही फ्री नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब इसमें भी मैं सारे आंकड़े आपको जो है बताने वाला नहीं हूं, मैं केवल हिमालय की उत्पत्ति के बारे में इसमें समझाऊंगा और थोड़े बहुत डिटेल्स दूंगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो आंकड़े हैं, जो भी आपके फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आपको नोट्स से मिल जाएंगे। सब कुछ यहाँ पर बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, जो समझने लायक चीज है वही कॉन्सेप्ट मैं केवल यहाँ पर समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, और मैं चंद्रवर्धन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीसीएस एडुकेयर में। तो आइए देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जो है 2 प्रकार के सिद्धांत जनरली दिए जाते हैं। पहला जो सिद्धांत है वह कोबर का सिद्धांत है। कोबर नाम के जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका सिद्धांत है भूसन्नति का सिद्धांत। ठीक है, कोबर नाम के वैज्ञानिक जर्मनी के थे जिन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। उनके हिसाब से क्या था कि जो अभी आपका हिमालय है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ये जो मैंने बनाया इसको पहले मिटा देता हूं, इसका कोई अब काम नहीं रह गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये जो हिमालय का पार्ट है, ये जो आपका हिमालय का पार्ट है, उस समय कोबर के हिसाब से यहां पर टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर हुआ करता था। लेकिन उससे पहले भी आपको जानना की जरूरी है कि एक वैज्ञानिक होते थे जिनका नाम था वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या होता है, जैसे हम लोग जब पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि पृथ्वी से बहुत नीचे जो है अलग अलग प्लेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्लेट्स पाए जाते हैं, को टोटल 7 बड़े प्लेट हैं और बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स पाए जाते हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और इसी से रिलेटेड है आपका प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत भी, जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स
इंग्लिश में कहा जाता है। तो 7 जो बड़े बड़े प्लेट्स थे उनमें आपका उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, उसके बाद अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, उसके बाद यूरेशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और आपका एक अंटार्कटिका का प्लेट। तो ये 7 जो है बड़े बड़े प्लेट्स हुआ करते थे। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है आपका भूसंगति का सिद्धांत कि इधर से जो है आपका यहां पर तो आपका टेथिस सागर हुआ करता था, इस क्षेत्र में जो हिमालय का क्षेत्र है यहां पर आपका टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है। और ऊपर में आपका यूरेशियन प्लेट यहां पर हुआ करता था, ठीक है। यूरेशियन प्लेट हुआ करता था और इधर से जो है आपका हुआ करता था इंडियन प्लेट। इधर से आपका इंडियन प्लेट हुआ करता था जो कि अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ था। अब ये इंडियन प्लेट से भी जो है अब इस प्लेट में भी बहुत सारी नदियां बहा करती थी और आपका यूरेशियन प्लेट जो है उनमें भी बहुत सारी नदियां बहा करती थी। अब ये नदियां क्या करती हैं, अपने साथ अवसाद लेकर के चलती हैं, सेडिमेंट्स जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो अब इधर से भी जो यूरेशियन प्लेट की नदियां थी वो भी इस टेथिस सागर में अवसाद जमा करती गई और इधर से इंडियन प्लेट्स की जो नदियां थी वो भी इस टेथिस सागर में अवसाद जमा करती चली गई। अब इधर आकर के आप देखिए, यहां पर देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप देखिए इधर से ये बीच में आपका टेथिस सागर है, ठीक है, इधर से इंडियन प्लेट है, इधर से यूरेशियन प्लेट है। अब दोनों जो है इसमें जो है अपना अपना अवसाद डाल रही है, ये भी अपना अवसाद डाल रही है और ये भी अपना अवसाद डाल रही है। अब अवसाद डालते डालते क्या हुआ कि इसकी गहराई जो है वो लंबी होती चली गई। अब ये क्या हो गया, गहरा होता चला गया, ये गहरा होता चला गया और अवसाद इसमें जो है वो डलता चला गया, ठीक है। अब इसमें इतना ज्यादा अवसाद हो गया कि इसके दबाव से इसका गहराई बढ़ता चला गया और ये जो पार्ट है ये इसमें दबाव बनने लगा, इस साइड से भी दबाव बनने लगा और इस साइड से भी दबाव बनने लगा। अब ये दबाव बनने के कारण जो है ये ऊपर का जो अवसाद है ये उठने लगा, ठीक है। अब ये दबाव के कारण ये जो पार्ट है ये उठना चालू हो गया। अब ये जो पार्ट उठना चालू हो गया तब उसी से हिमालय की उत्पत्ति हुई, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। ये है आपका भूसन्नति सिद्धांत। कहने का मतलब इधर से आपका इंडियन प्लेट, इधर से आपका यूरेशियन प्लेट। अब दोनों प्लेट की नदियां जो है बीच में टेथिस सागर में अपना अवसाद डालती गई और डालने के कारण ये टेथिस सागर का जो गहराई है वो नीचे की तरफ चलता गया और उसमें अवसाद बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब चूंकि उसका गहराई नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है और ऊपर से अवसाद भी बढ़ता जा रहा है तो आपका उसमें क्या होगा, दोनों तरफ से दबाव लगेगा। अब ऊपर की जो परत अवसाद की है उसमें दबाव बनने लगा और दबाव बनते बनते वो ऊपर की तरफ उठ गया। अब ये जो उठा ना तो साइड में ज्यादा उठा, इस तरीके से उठा। मान लिया यहां पर ज्यादा उठा, फिर बीच में कम उठा, फिर इधर साइड में ज्यादा उठा, ठीक है। तो अब ये जो था ये आपका इंडिया का जो आपका हिमालय का श्रेणी है वो बन गया। इधर जो है आपका चाइना का जो श्रेणी है वो बन गया, क्यूनलून का श्रेणी बन गया और बीच में जो है आपका ये तिब्बत का पठार बन गया, ठीक है। तो ये है आपका भूसन्नति का सिद्धांत। ये समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको। इसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा इसमें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है आपका भूसन्नति का सिद्धांत। अब इसी में ये कोबर का सिद्धांत है, ठीक है। भूसन्नति का सिद्धांत कोबर का सिद्धांत है। अब इसी में आता है एक प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। उसमें भी ये माना जाता है कि यहां पर जो हिमालय का क्षेत्र है वहां पर टेथिस सागर हुआ करता था। ये दोनों सिद्धांतों में माना गया है। अब ऊपर से यूरेशियन प्लेट और नीचे से आपका इंडियन प्लेट, ठीक है। अब ये प्लेट जो है महासागरीय विस्थापन के सिद्धांत के हिसाब से प्लेट जो है आपस में नजदीक आते जा रहे थे। अब ऊपर से उत्तर की तरफ से आपका यूरेशियन प्लेट था और नीचे की तरफ से जो इंडियन प्लेट है वह उत्तर पूर्वी दिशा में यूरेशियन प्लेट के नजदीक जाता जा रहा था,
ठीक है। अब ये जो ऊपर से इधर की तरफ आया, ये इधर की तरफ गया, अब बीच में अवसाद तो जमा हो ही रहा था तेथिस सागर में, तो इस कारण से तेथिस सागर में अवसाद जो है उस पर दोनों प्लेटों ने दबाव बनाना चालू किया, और दबाव बनाने के कारण जो है हिमालय ऊपर की तरफ उठ गया। इधर से मान लिया ये इंडियन प्लेट हो गया, ये यूरेशियन प्लेट हो गया, और बीच में तेथिस सागर हो गया। अब उसके अवसाद के बीच में, चूंकि ये दोनों नजदीक आते जा रहे हैं, तो उसका बीच का जो अवसाद है उसमें दबाव पड़ेगा दोनों तरफ से, और इस कारण से वो उठ जाएगा। समझ में आया? तो ये जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, जिसके हिसाब से यहां पर हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब इसमें बहुत सारा अलग अलग काल में उत्पत्ति हुआ, तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूंगा कि किस काल में बृहत हिमालय बना, किस काल में आपका लघु हिमालय बना, किस काल में आपका शिवालिक बना। यह सब हम लोग अगले वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित यहां पर आपका पॉइंट दोनों समाप्त होता है। अब इसमें हम लोग आते हैं और देखते हैं हिमालय को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हिमालय को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है आपका क्षेत्रीय आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो क्षेत्र के आधार पर जो है आपका इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहां से यहां तक का पार्ट जो है इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, पंजाब हिमालय। यह जो है आपका यहां से सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी से लेकर के और यहां पर पंजाब में सतलज नदी तक का जो हिमालय का क्षेत्र है इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो ये सतलज नदी से लेकर के और यहां पर काली नदी तक का क्षेत्र, सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। ठीक है, इसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो यहां काली नदी से लेकर के और तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है इसको, यहां पर चूंकि नेपाल है तो इसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। और उसके बाद जो है आपका इससे जो आपका पूरब का क्षेत्र है इसको कहा जाता है असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय, तीस्ता नदी से लेकर के और उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है असम हिमालय। तो ये आपका क्षेत्रीय विभाजन के हिसाब से पूर्व से पश्चिम से लेकर के पूर्व तक के में जो है इसको प्रादेशिक विभाजन कह सकते हैं या फिर क्षेत्रीय विभाजन कह सकते हैं। तो चार भागों में बांटा गया। अब ऊपर से नीचे की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ भी इसको जो है आप कह सकते हैं चार भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो है, जो सबसे उत्तर में है, उसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। यहां पर आप लाल से देख रहे होंगे, यह है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो होता है उसको हिंदी में पार हिमालय भी कहा जाता है। तो ये जो है थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आता है और उसके बाद जो है ये हिमालय, ये भारत के मैप के पार से ही निकल जाता है, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका तीन श्रेणियां जो है जम्मू कश्मीर में बनती हैं। पहली जो श्रेणी है वो है आपका काराकोरम श्रेणी। ठीक है, इस क्षेत्र में आपका काराकोरम का श्रेणी बनता है, सबसे ऊपर वाला जो देख रहे हैं। और यही काराकोरम का श्रेणी जो है वो इधर की तरफ जा करके अफगानिस्तान में मुड़ जाता है, एक हेयर पिन की तरह यह मुड़ जाता है दोनों तरफ से। ठीक है, इस तरीके से जाता है बो के रूप में, और उसके बाद फिर इधर की तरफ भी, दक्षिण की तरफ भी आपका पूर्वांचल में मुड़ जाता है, और इधर भी आपका अफगानिस्तान में मुड़ जाता है, और नीचे वाला जो है वो पाकिस्तान में मुड़ जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये जो मुड़ जाता है यह आपका अफगानिस्तान में जाकर के हिंदू कुश का पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, हिंदू कुश का पहाड़ी अफगानिस्तान में है, यह आप लोगों ने सुना भी होगा। तो यह हो गया आपका ट्रांस हिमालय। इसमें फिर आपका आता है जोस्कर का श्रेणी। ठीक है, सॉरी, इसके बाद आपका काराकोरम के बाद आता है लद्दाख श्रेणी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी भी जो है वो आप देख सकते हैं यहां से जाकर के और फिर पाकिस्तान में मुड़ जाती है, और यहां पर पाकिस्तान में यह जो है सुल्तान श्रेणी कहलाती है। सुल्तान श्रेणी यह भी जो है हिमालय का ही है। ठीक है, यहां पर इसको सुल्तान श्रेणी कहा जाता है। ठीक,
उसके बाद हम लोग आते हैं और उसके नीचे देखते हैं लद्दाख के नीचे, तो ये है आपका जॉस्कर श्रेणी। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया आपका काराकोरम श्रेणी, दूसरा हो गया जॉस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और तीसरा हो गया जॉस्कर श्रेणी। तो 3 हो गया आपका ट्रांस हिमालय में आ जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका वृहत हिमालय। ठीक है, यह है आपका वृहत हिमालय। ये लाल से मैं दिखा दूं आपको, ये जो है आपका, ये है ऊपर वाला पार्ट, ये है आपका वृहत हिमालय। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग आपका पर्वत श्रेणियां हैं जो कि काफी ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, ये K2 जो है वो आप देख सकते हैं 8611 है, वो आपका ट्रांस हिमालय में आता है। और इसमें जो है आपका नंगा पर्वत आता है, फिर आपका माउंट एवरेस्ट आता है, ठीक है, कंचनजंगा आता है, ये सब आपका वृहत हिमालय में आता है। और ये सब भी जो है ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, यह भी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। आपका जो सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी जो है एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, वो भी आपका इसी में आता है। 8848 कह सकते हैं, या फिर 8850 किलोमीटर इसका जो है 8850 मीटर इसका ऊंचाई माना जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का। तो यह सब जो है आपका वृहत हिमालय या फिर इसको हिमाद्री कहा जाता है, उसके अंतर्गत आता है, जो कि सबसे उत्तर में अवस्थित है। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है हमेशा इसकी जो चोटियां हैं वो हिम से ढकी रहती है, मतलब उस पर बर्फ पाया जाता है, इस कारण से इसको हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का मतलब ही होता है हिम का घर। आलय का मतलब घर होता है और हिम का मतलब बर्फ होता है, तो बर्फ का घर इसको कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम है हिमालय। तो यह आपका हिमाद्री श्रेणी हो गया, वृहत हिमालय श्रेणी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा, ये वृहत हिमालय जो है वो आपका यहां पर चला जाता है अरुणाचल प्रदेश तक। यहां पर आपका पटकाई बूम का पहाड़ी है, और फिर ये जो है आपका, जैसा मैंने बताया था कि हेयर बैंड की तरह यह मुड़ जाता है, हेयर पिन की तरह, और इधर आपका आ जाता है आपका मिजो पहाड़ी है, आपका गारो खासी और जयंतिया इधर चला जाता है मेघालय की तरफ, तो ये गारो खासी जयंतिया बन जाता है। नीचे में आपका मिजोरम है, तो यहाँ पर मिजो पहाड़ी, उसके बाद नागालैंड है तो वहां पर नागा पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये दक्षिण की तरफ पूर्वांचल में मुड़ जाता है। ठीक है, तो किसी किसी किताब में आपको हिमालय का ये जो है आपका 5वां श्रेणी भी दे दिया जाता है, जो कि पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है उसको। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पार्ट जो है आपका, ये रहा दूसरा पार्ट। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, यह आपका हिमाद्री के जस्ट नीचे वाला जो है, ठीक है, या बीच में भी कह सकते हैं, हिमाद्री और शिवालिक के बीच का भाग कह सकते हैं। ये लघु हिमालय कहा जाता है, या फिर मध्य हिमालय कहा जाता है, या फिर इसको हिमाचल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसमें भी आपकी पहाड़ियां पाई जाती हैं, चौड़ी पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, ज्यादा ऊंची नहीं होती है। सबसे ऊंची जो पहाड़ियां हैं आपकी हिमाद्री में ही पाई जाती है, इसमें आपकी ज्यादा ऊंची पहाड़ियां नहीं पाई जाती हैं। ये आपका मध्य हिमालय का भाग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे दक्षिणवर्ती जो भाग है, ये आपका शिवालिक का पहाड़ी है, इसको शिवालिक का पहाड़ी कहा जाता है। इसी में आपका देहरादून है, हरिद्वार है, ये सब इसी में पाया जाता है। बिहार में भी जो आप देखते हैं, बिहार के उत्तर में जो आप देखते हैं पहाड़ियां देखते हैं, वो शिवालिक का ही भाग माना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे 4 भाग में बांटा गया। सबसे पहला आपका ट्रांस हिमालय, जिसमें आपका आ गया जॉस्कर आ गया, लद्दाख आ गया, और आपका काराकोरम आ गया। उसके बाद आपका वृहत हिमालय आ गया, इसमें नंगा पर्वत है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये सब ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, और भी बहुत सारी चोटियां हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद है आपका मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय या फिर इसको हिमाचल कहा जाता है, तो इसमें भी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिनके बारे में हम लोग नोट्स में देखेंगे। ठीक है, और उसके नीचे सबसे नीचे जो दक्षिणवर्ती है वो कहा जाता है आपका शिवालिक। ठीक है, इसमें भी जो है आपके, इसमें ज्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते हैं, छोटे छोटे ज्यादा ऊंचे पर्वत नहीं होते हैं, कम ऊंचाई वाले पर्वत इसमें पाए जाते हैं। जो आपका बिहार का में भाग है हिमालय का, या फिर उत्तर प्रदेश में जो भाग है हिमालय का, वह सब जो है आपका इसी में आता है, शिवालिक में। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने इसका प्रादेशिक विभाजन भी देखा हिमालय का, और उसके बाद उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसका विभाजन है वो भी आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है,
और इसके अलावा उत्पत्ति का सिद्धांत भी मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा तो उसमें मैं फैक्ट्स और फिगर्स भी बताऊंगा और इसके बारे में और भी बताऊंगा कि किस भाग में, हिमाद्री में, आपका मध्य हिमालय में यानी कि हिमाचल में और शिवालिक में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, उनकी ऊंचाई क्या है, उनकी विशेषता क्या है, यह सब हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं हिमालय की विशेषता। आखिर हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि भारत का देखेंगे तो ये जो है आपका भारत की उत्तरी सीमा एक तरह से बनाता है, ठीक है। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा बनाता है और जो उत्तरी ध्रुव से चलने वाले जो आपके ध्रुवीय हवाएं हैं, जो बर्फीली ध्रुवीय ठंडी हवाएं हैं, उनको रोकता है और इस कारण से जलवायु जो है हमारे यहाँ की अच्छी होती है, ठीक है। तो ध्रुवीय हवाओं को यदि यह नहीं रोकता तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती और वो असहनीय ठंड होती। तो इस कारण से हिमालय जो है वह हमारे यहाँ जलवायु को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा यह जो है मानसूनी हवाओं को रोक करके हमारे यहाँ बारिश भी हिमालय कराता है, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि वर्षा पर भी इसका प्रभाव होता है और ध्रुवीय हवाओं पर भी इसका प्रभाव होता है, इसलिए जलवायु के नियंत्रण में, भारत में जलवायु के नियंत्रण में हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गंगा और यमुना जैसी जो नदियां हैं वो हिमालय की हिमाद्री से ही निकलती है, मतलब हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से निकलती है ना, गंगोत्री से, यमुनोत्री से निकलती है। तो आपका सदा नीरा नदियां जो है, गंगा और यमुना वगैरह जो है, जो सदा नीरा नदियां हैं वो भी हिमालय से निकलती हैं और यह जो है जलोढ़ का मैदान बनाती है जिससे काफी मात्रा में खेती होती है। इसके अलावा उन नदियों पर बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं, पनबिजली परियोजनाएं इत्यादि जो है वो भी लगाई जाती है। तो यह सब हिमालय के कारण ही संभव हो पाया है। इसके अलावा हम देखें तो वहां पर जो है आपका साल है, सागवान है, शीशम है और इस तरह के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं जो कि हमें इमारती लकड़ियां देते हैं, ठीक है। बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां भी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है जो कि आयुर्वेद का आधार है, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें तो हिमालयी क्षेत्र में खनिज संपदाओं का भी जो है बहुत ही बृहत भंडार है। हालांकि चूंकि वहां दुर्गम पहाड़ी इलाका है, इस कारण से अभी तक उत्खनन उस मात्रा में शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा रिसर्च में सामने आता है कि उस क्षेत्र में बहुत ही बृहत मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में जो खनिज संसाधन वगैरह हैं वो उपलब्ध हैं। पेट्रोलियम वगैरह के भी भंडार वहां पर हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। कोयले का बहुत ही बेहतरीन भंडार पाया जाता है। कोयले की जो सबसे उत्तम क्वालिटी होती है एंथ्रासाइट कोयला, वो भी वहां पर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है हिमालयी क्षेत्रों में, ठीक है। इसके अलावा हिमालय जो है पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो हिमालय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ। हम देखते हैं कि हिमालय की श्रेणियों में बहुत सारे जो आपके हिल स्टेशंस वगैरह हैं वो पाए जाते हैं। आपका हिमाचल प्रदेश चले जाइए तो वहाँ पर शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, यह सब आपका पाया जाता है जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर चले जाइए तो वहाँ पर भी आपका बहुत सारा ऐसा पर्यटन स्थल है जो कि पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है। इसके अलावा हिमालय के जो जंगल हैं उनमें बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर घास का भी मैदान पाया जाता है, शीतोष्ण घास का मैदान भी पाया जाता है। उससे भी जो है वहाँ जानवरों वगैरह के लिए जो है पशुओं के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हिमालय और भी बहुत तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग आगे भी देखते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और जानकारी अच्छी मिली हो तो जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के जरिए अपना हालचाल बताते रहिए। कोरोना काल है तो सावधानियां भी सारी बरतिए, मास्क का उपयोग जरूर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए और सरकारें जो निर्देश देती हैं उनका अक्षरशः पालन कीजिए और खास करके फेक न्यूज से बचिए। लोग बहुत ज्यादा ठग भी रहे हैं इस काल में। आपदा को अवसर के रूप में सब लोगों ने लिया है, तो आप जो है उस अवसर में सम्मिलित मत होइए। अगर आपको अच्छी जानकारी मिलती है कि हाँ कोई इंसान सही में किसी की मदद कर रहा है तो उसकी मदद की